जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में उठ के आएगा वो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएँ। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने को दिया है वो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। हम वो आंसर आपका देखेंगे। हाँ, इसमें हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं? इसमें टोटली हमने 20 क्वेश्चंस कर रखा है। टॉपिक्स ऐसे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो कि WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इस चैप्टर्स में ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो कि WBJE में हमें बहुत हेल्प करेगा टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन द एग्ज़ाम। और तो हेलो WBJE स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है इस न्यू वीडियो में, इस न्यू सीरीज़ में, जिसमें कि हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो कि WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इस चैप्टर्स में ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो कि WBJE में हमें बहुत हेल्प करेगा टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन द एग्ज़ाम, और जिससे कि हम अपना एक कॉलेज सिक्योर कर पाएँ WBJE के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम आशीष आनंद, आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर इन वॉरियर्स एडुकैब। सो आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, जो कि वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स है फिजिक्स का, जो कि ऑल ओवर फिजिक्स में हमें काम आता है टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, टू सॉल्व एनी कैलकुलेशंस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिससे कि हम फिजिक्स में कहीं भी अटके ना, किसी क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारा एक फ्लो बना रहे। और डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ, इसके बिना अगर क्वेश्चंस करने जाओगे आप तो वो आपसे नहीं होगा। तो आप कंप्लीटली इस पूरे वीडियो को देखना। और लास्ट में हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाए हैं, जो कि क्वेश्चंस आने का बिल्कुल चांसेस है WBJE में। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना और इस पूरे वीडियो को देखना, जिसमें कि आज हम लोग बेसिक कवर करने वाले हैं फिजिक्स और मैथ्स का। तो हम शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा टाइटल ही है बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है वॉरियर्स एडुकैब के नाम से। तो आप इस लिंक पे आप क्लिक करो और चैनल को ज्वाइन करो। और यहाँ पे आपको एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ काउंसलिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा फॉर फ्यूचर, कि लाइक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यहाँ और एक बात, टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो आज हम देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो बेसिक फिजिक्स में जो हमारा 3 जनरली टॉपिक है, तो लाइक मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चंस में जनरली WBJE में देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 10 के पावर में कुछ रिटर्न, लाइक 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, लाइक ये 3 ऐसे जो हम बोलते हैं अपने बोलने के भाषा में। बट जब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में प्रीफिक्सेस यूज़ करे जाते हैं इंस्टेड ऑफ 10 का पावर 1 और 10 का पावर 2। तो हमें अगर वो प्रीफिक्सेस पता होगा तो हम वो डायरेक्टली लाइक दूसरों स्टूडेंट से एक हम अपर एज पे रहेंगे, अपर एक स्टैंड रहेगा हमारा, कि हम क्वेश्चन से फंसे ना और क्वेश्चन हम आगे करते रहे। तो उसके लिए आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट्स प्रीफिक्सेस, जो कि हमें काम आएगा डिफरेंट पावर ऑफ 10 के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं WBJE में, लाइक जिनका आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट। अगर आपको यूनिट से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, कि लाइक अगर क्वेश्चन में तो टाइम पूछा हुआ और यूनिट्स है मीटर सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड टॉपिक वी आर गोना कवर इज सम ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू नहीं दिए होते हैं, तो हम क्वेश्चंस पर हम डायरेक्टली WBJE या उनके क्वेश्चन मेकर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि वो लोग डायरेक्टली हमें वैल्यू ला के दे। तो उसके लिए हमें एक अपर एज रहेगा हमारे पास, अगर हम कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू हम खुद से याद रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का भी कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, नॉट इंटायरली, बट आज हम कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके हम ट्रिगोनोमेट्री तक आज हम कवर करेंगे। और इसमें हम बेसिक से लेके एकदम लास्ट लेवल तक जाएंगे, कि जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना और लास्ट तक देखना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बेसिक से एकदम एंड तक पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, ना ज़्यादा टाइम लेके, ना ज़्यादा इधर उधर। हमारा जो टोटल कंटेंट रहेगा वो WBJE
क्या जो पैटर्न है उस पर बेस्ड रहेगा। तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट होकर देखना इसको। तो देखो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। लाइक यहाँ से हम शुरू करते हैं डेका से। डेका, हेक्टो, किलो। देखो मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, आप वो इंपॉर्टेंट मार्क करना। लाइक किलो, अब किलो जो हमारा यूनिट है ये जनरली मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। आप एक्विंटेड हो गए इस वाले टर्म से कि किलो क्या होता है। लाइक ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद मेगा, मेगा 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं। जब 10 का पावर 6 होगा तो उसे हम मेगा बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरे फिजिक्स में। उसके बाद सेंटी, मिली, डेसी, यू नो ऑलरेडी। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो पे। माइक्रो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। माइक्रो हमारा देखने को मिल जाएगा आपको माइक्रो फैरेड, माइक्रो कूलम। तो इन दैट केसेस अगर हमें माइक्रो का वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा वो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। तो फॉर दोज केसेस हमें 10 का पावर -6 है तो हमें पता होना चाहिए कि इट्स माइक्रो यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं नैनो पे। नैनो कब होता है, नैनो जब 10 का पावर -9 होगा तो उसे हम नैनो बोलते हैं। नैनो भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। तो मैंने जिस को सर्कल करा है उसे आप इंटायरली आप उसे बहुत ध्यान से देखो और उसने दिमाग में रखो, बहुत काम आएगा आपको। इसके साथ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। लाइक एंगस्ट्रॉम, एक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी जनरली यूज्ड हो जाते हैं क्वेश्चंस में। तो एंगस्ट्रॉम का क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 के पावर -10। तो जब 10 का पावर -10 होगा तो वहाँ पे एंगस्ट्रॉम दिखा जाता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। माइक्रो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब म्यू लिखा हुआ होगा तो उसे माइक्रो बोलेंगे। नैनो का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एन से। उसके बाद किलो का हमें पता ही है के से करते हैं हम कि किलो के। मेगा का हम एम से करते हैं। तो लाइक ये सब तो नॉर्मल है, बट जो मैंने सर्कल करा उसे आप ध्यान से देखो, उसे आप करने की कोशिश करो तो आपका हेल्प मिलेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद वो कवर करने के बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। लाइक पहले देखो, पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। लाइक क्वांटिटीज़ जो जिनका एक मैग्नीट्यूड होता है, जिनका एक यूनिट होता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम इंटायरली इसमें घुसने का भी हमारे पास टाइम नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन करें, उसके लिए हम आएंगे, लॉन्गर वीडियो होगा। बट अभी हमें कम्प्लीटली वो टॉपिक्स कवर करने हैं कि जिससे हमें लो इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल पाए, मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, बट हाँ हमें पूछा जा सकता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, हमें पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हमें पूछा जा सकता है कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो इन दोज केसेस हमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो हमारे दिमाग में रहे। तो लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट, सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट से शुरू करते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट मॉडर्न फिजिक्स का करता धरता है। आपको हमेशा यूज़, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज़ दिखेगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन में कि एच का यूज हो रहा है, एच का यूज हो रहा है, एच का यूज हो रहा है। तो दैट एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एच से। उसके बाद आप बात करो फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। रेसिस्टेंस की बात करो तो रेसिस्टेंस में जनरली हम ओम लिखते हैं। लाइक आप इतना, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ोगे ml करके, मास लेंथ, उसके लिए ये यूनिट है। बट आप कॉमन अगर आपको करना है तो रेसिस्टेंस का कॉमन यूनिट इज ओम आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाता है। डायपोल मोमेंट की बात करें तो कूलम पर मीटर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें तो डेट इज कूलम स्क्वायर n-m²। अब देखो आप इधर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, आप इसे मार्क करके रखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू नॉट से। म्यू नॉट रिप्रेजेंटेशन मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी की बात करें, लाइक आप एक मिनट, परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी रिवर्स हो गया सर। उसके बाद परमिटिविटी में हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलेंगे। परमिबिलिटी में जब हम आएंगे तो उसे हम म्यू नॉट बोलेंगे। लाइक परमिबिलिटी इज़ फॉर म्यू नॉट। और जो हम परमिटिविटी की बात करें, परमिटिविटी का रिप्रेजेंटेशन होता है एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी का होगा एप्सिलॉन नॉट, परमिबिलिटी का होगा म्यू नॉट से, जिसका कि यूनिट है वेबर। वेबर दैट इज़ वेबर करेंगे। उसके बाद एम्पियर मीटर। सरफेस टेंशन की बात करें तो न्यूटन पर मीटर है इसका यूनिट। ये ऐसे यूनिट ज़्यादा जिनका ज़्यादा काम आएगा नहीं सरफेस टेंशन, लाइक जिनका इंपॉर्टेंट काम आएगा वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, आर की वैल्यू ऑल ओवर थर्मोडाइनमिक्स में आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री ऑल्सो आपको आर का वैल्यू हर एक जगह देखने को मिलेगा, आर का यूनिट हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। स्टीफन कांस्टेंट की बात करें एंड देन हमारे पास एंट्रोपी है, एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है एस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स में जनरली कवर किया जाता है। तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट वन है डेट एज परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है आर से। इसका मैं आपको बता दूं, इसका होता है रिप्रेजेंटेशन आर से। परमिटिविटी का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि परमिएबिलिटी का होता है म्यू नॉट, परमिएबिलिटी का होता है म्यू नॉट एंड परमिटिविटी का होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। नॉट कब, जब देखो जब हम ये यूज़ कर रहे हैं एप्सिलॉन के साथ ये वाला, ये हमें शो करता है कि ये वैक्यूम के अंदर का वैल्यू है। वैक्यूम मतलब जहाँ नो एयर रहे, जहाँ आइडियल बिहेवियर करे, तो उस टाइम जो वैल्यू होगा उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, नॉट का यूज़ करके। परमिएबिलिटी में भी म्यू नॉट, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम, कि वैक्यूम में जो वैल्यू होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारे पास और यूनिट्स हैं। आगे बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको काइनेमेटिक्स में देखने को मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रोटेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा, जिसका यूनिट है केजी पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक है। जूल पर केबीसी डिग्री एंड 14 हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आपको मैग्नेटिज्म में आपको देखने को मिलेगा इसका यूज़, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आप बात करो तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका जो हमारे पास जो यूनिट है वो है वेबर। विस्कोसिटी की बात करें तो हमारे पास पॉइस है। रेसिस्टेंस की बात करें तो ओम है। मैंने आपको पहले बताया कि रेसिस्टेंस का जो जनरली जो हम शो करते हैं डेट इज़ ओम से शो करते हैं, बट इन सम केसेस लाइक आपको इतना यूनिट में जाना होगा, बट जनरली आपको नहीं जाना होगा। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास उनमें आपको इतना डीप नहीं जाना होगा, लाइक केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर टू द पावर -2 एस टू द पावर -3 नहीं जाना, हमें इतना डीप नहीं जाना, हमें ओम तक ही बात करनी है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखने के बाद फिर मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि जो आपको ध्यान में रखना है, लाइक उसके बाद आप एंगुलर एक्सेलरेशन का आप ध्यान में रख सकते हो, ये आपको काम में आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इम्पॉर्टेंट, रोटेशन में कम्प्लीटली आपको काम देगा। रेसिस्टेंस इज़ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप देख सकते हो। तो ये जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, आप उन्हें देखना ही देखना, आप उनको तो मिस नहीं कर सकते हो, बट हाँ आप बाकी को मिस कर सकते हो, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप मिस करो, आप दिमाग में रखो उस चीज़ को। उसके बाद बात करें, जब फिजिकल यूनिट्स जब हमने देख लिया, उसके बाद बात करें फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की। अब वही फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, बट उनका वैल्यू हमेशा नहीं दिया होता है। तो अगर हमें याद रहेगा, सोचो आप, अगर हमें याद रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे पता है, तो मुझे मतलब मैं उन लोगों से एक लेवल ऊपर हूँ ना, मैं उन लोगों से एक लेवल ऊपर हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू याद हैं। और अगर मुझे कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि मेरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, बट एक यूनिट, एक वैल्यू के कारण हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, तो हम वो नहीं चाहते, हम याद रखेंगे, हम एक अपर एज लेके रहेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं फंडामेंटल कॉन्स्टेंट। फर्स्ट में हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे, हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जिसका कि वैल्यू है 6.67 10 to the power -11। आप इसे ध्यान में रखना, ग्रेविटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें सेकंड में, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका वैल्यू होता है 3 × 10 to the power 8। 3 × 10 to the power 8, आपको ये हमेशा याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद हम देखें, उसके बाद हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अभी मैंने बताया परमिबिलिटी ऑफ इन फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो जो इनका वैल्यू है, परमिबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। परमिबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू नॉट से, और परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेट इज़ एप्सिलॉन नॉट से। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, म्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास है 4 pi 10 to the power -7, और परमिटिविटी का जो हमारे पास वैल्यू है डेट इज़ 8.85 10 to the power -11। तो ये हमें याद होना चाहिए, हमें बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करें
इस दोनों को तो हम इम्पॉर्टेंट रख लेते हैं, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर, तो ये आपको याद होना ही होना चाहिए, काम आएगा आपको। उसके बाद बात करें हम प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 10 टू द पावर -34। आप देख रहे हो मैं वही यूनिट्स करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में करवाया है, सेम हम उसका वैल्यू याद कर रहे हैं कि लाइक ये रिपीटेड हैं यूनिट्स, ये रिपीटेड क्वांटिटीज़ हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि इनका वैल्यू क्या है, इनका यूनिट क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट फिर से देखो, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू है 6.60 10 टू द पावर -34। फिर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट का हमारे पास वैल्यू है 1.66 10 टू द पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास इज 9.109 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये हो गया 9.1, हमें ज़रूरी नहीं है 9.109 लिखने की, हम 9.1 तक लिख सकते हैं। 9.1 10 टू द पावर -31 ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया। एवोगैड्रो कांस्टेंट की बात करें, इसका वैल्यू है 6.02 10 टू द पावर 23, ये भी आपको काम आएगा। फैराडे कांस्टेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में। रिडबर्ग कांस्टेंट आपका मॉडर्न फिजिक्स इस पे बेस्ड है, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है आपको बार बार आपके पीछे आएगा, तो आपको इसको याद करके चलना होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा है, तो ये सब आप अपने दिमाग में रखो, इनका वैल्यू दिमाग में रखो। लाइक स्लाइड्स में जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप ट्राई करो कि सारे आपके दिमाग में होना चाहिए, इनका जितना का वैल्यू है सारा आपका दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखें, आगे हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस है। लाइक इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इज इसका वैल्यू चेंज हो गया, एक मिनट रुक जाओ आप, नहीं ये गलत है, मिसप्रिंट है, सॉरी, एक मिनट रुको आप। ये जो हमारा जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमारे पास ये होगा, और जो इसका वैल्यू हमारे पास, इसका वैल्यू ये होगा, दैट इज़ मोलार वॉल्यूम का हम लिखेंगे, तो मोलार वॉल्यूम का हमारे पास जो वैल्यू आता है दैट इज़ 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर मोल। और जो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो वैल्यू होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आपको 5.67, दैट इज दिस। तो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन का क्या वैल्यू आया, हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन का क्वेश्चन वैल्यू आया 5.67 10 टू द पावर -8। 5.67 10 टू द पावर -8, आप इसे ध्यान में रखो। एंड हमारे पास मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम वैल्यू हमारे पास क्या है 22.4, इट्स 22, आप इसे ध्यान देना 22, मैं इसे गलत कर देता हूँ, इट इज़ 22.4 10 टू द पावर -3, आप इसे ध्यान में रखना। यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, मैंने इसको सही कर दिया है। 22.4 हमारा जो वैल्यू होगा वो मोलार का होगा, एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो हमारा वैल्यू है दैट इज़ 5.67 10 टू द पावर -8। अब हम आगे बढ़े, तो आगे हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर एक टॉपिक के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज़ है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में उठ के आएगा वो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं हमारे पास कि जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट। अब जूल सेकेंड इज यूनिट ऑफ व्हाट, रेसिस्टेंस का मैंने आपको क्या बताया, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज ओम, आपको याद है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, हम क्यों जाएंगे इतना डिटेल में करने, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके हम सही ऑप्शन तक हम आ सकते हैं। लाइक आप वो देखो, एंट्रोपी का हमने क्या पढ़ा, एंट्रोपी का हमने यूनिट क्या देखा, आप देखो एंट्रोपी का हमने यहाँ देखा ना कि एंट्रोपी का यहाँ जो वैल्यू, यहाँ जो यूनिट आता है हमारे पास दैट इज़ जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन में आप कैसे आप जूल सेकेंड डाल सकते हो, तो एंट्रोपी हमारे पास नहीं हुआ। डायपोल मोमेंट का यूनिट, डायपोल मोमेंट का यूनिट आप अगर याद होगा आपको, तो मैंने आपको पीछे करवाया ही है कि डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा हमारे पास दैट्स इज कूलम मीटर, कूलम पर मीटर हमारे पास है। तो ये भी हमारा मैच नहीं करा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन लास्ट में बच जाता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है लास्ट में नन ऑफ दीज।
तो आप देख रहे हो कि लाइक क्वेश्चन जब जो फिक्स करते हैं वो इतना दिमाग लगाएंगे कि जो बच्चे हैं वो फंस जाए, नन ऑफ दीज सोचने के बदले वो 3 ऑप्शंस में ही सिमट के रह जाएं। नहीं, बट हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। हमें नहीं याद है जूल सेकंड किसका यूनिट है, हमें नहीं याद है, मान के चलो हमें नहीं याद है, बट हमें जिनका याद है हमें कॉमन सेंस अप्लाई करके हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम करेक्ट ऑप्शन तक आ सकते हैं। मैंने आपको वो दिखाया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डेट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये हमारा ऑल ओवर थर्मोडाइनमिक्स में हमें काम करने को मिल जाएगा। अब हमें काम करने को मिलेगा जूल सेक इजेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट में जूल सेक हमारे आता ही नहीं है कभी। डेट इज़ जब भी आर का वैल्यू आएगा इट्स अबाउट एनर्जी, इट्स अबाउट टेम्परेचर, इट्स अबाउट सम क्वांटिटीज़। तो जूल सेक इज़ नॉट पॉसिबल, जूल पर सेक इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास दो बच रहा है, डेट इज़ टेम्परेचर में हमारे पास जूल के पर मोल है और हमारे पास है जूल पर के मोल। डेट इज़ इसका क्या होगा, जूल के इन्वर्स एंड मोल इन्वर्स। तो ये हमारे पास इसका यूनिट आता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने पीछे करा था, इसमें जूल एनर्जी आ गया हमारे पास, केल्विन इन्वर्स हमारे पास टेम्परेचर आ गया, मोल इन्वर्स हमारे पास क्वांटिटी आ गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जूल केल्विन मोल इन्वर्स। और आप देख भी सकते हो पीछे मैंने आपको करवाया है, करवा के रखा है मैंने आपको। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 4। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या करा हुआ था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। तो हमें अगर ये वैल्यूज़ ये यूनिट्स याद रहेंगे तो हम आसानी से हर एक क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इट इज़ सेइंग। तो इट इज़ सेइंग कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टिलमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी हमने करा, आप ध्यान दो, अभी हमने करा है, अभी हमने करा है कि इसका जो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास रिवर्स हो गया था, एक्सचेंज हो गया था, उसे हमने अभी करेक्ट करा था। लाइक 6.6 इजेंट, लाइक हमारा इतना तो मेमोराइजिंग पावर हमारा है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 6.6 तो नहीं था उधर। अब हमारे पास बात है कि द वैल्यूज़ आर सेम, 5.67 इज सेम। देखो 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। अब यहाँ वैल्यू हमारे पास सेम है, तो व्हाट्स गोना डिसाइड द राइट आंसर, इट्स द यूनिट। अब हमें यूनिट नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी चीज़ का सही आंसर करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट हमारे पास होना चाहिए। और यूनिट के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा है कि वेबर मीटर m टू द पावर -2 k टू द पावर -4। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन हमें देखने को तो मिल रहा नहीं है, दैट इज़ वेबर, दैट इज़ सम प्रिंटिंग मिस्टेक आई गेस, मेगा वेबर मीटर इनवर्स k टू द पावर -4। बट हमें m का पावर -2 चाहिए, तो लाइक इसको हम ये कर सकते हैं कि m का पावर -2 हम एडिट कर सकते हैं, लाइक यहाँ। और यहाँ एडिट करने के बाद हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वाई नॉट 1 and 3, वाई 1 and 4। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मीटर का कोई भी पावर नहीं है। और 4 की बात करें तो k का पावर इज़ +4, बट वी नो कि k का पावर -4 होता है। अब इसके साथ हम आगे मूव करें तो हमारे पास 2 और क्वेश्चंस हैं जो कि बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब देखो जो हमने करा है, ध्यान से करा है, वो सब क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, और अगर यहाँ आ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा मोलार वॉल्यूम का ऑफ आइडियल गैस कितना होता है। हम अभी पीछे तुरंत करा है कि इट इज़ 22.4 लीटर। तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं 22.4 लीटर। सेम वी नो कि मोलार वॉल्यूम आइडियल गैस का जो यूनिट है डेट इज़ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब आप बोलोगे कि ये मैंने कब करवाया है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही करवाया था। जब मैं आपको यूनिट का बता रहा था तब मैंने आपको बोला था कि मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का जो यूनिट होता है इट इज़ मीटर क्यूब मोल इनवर्स भी होता है। नाउ अब देखने वाली बात है कि जो मीटर क्यूब मोल इनवर्स वाली जो बात है, इसमें हम ये कर सकते हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मीटर क्यूब मोल इनवर्स हमारे पास कहाँ गया, हमने पीछे करा आई थिंक।
हमने हमने यहाँ करा हमने यहाँ करा है मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का। हमने देखा है कि 22.4 मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल हमारा सेम टू सेम हमारा ये मिल रहा है। बट अब हमें वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है। अब यहाँ देखो वैल्यू में इसमें 10⁻⁻8 है। अब 10⁻⁻8 है इधर, बट वी नो कि वैल्यू क्या होता है 22.4 इंटू 10⁻³ होता है। तो हमें ऑप्शंस देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, फिर हमें डिसाइड करना है कि क्या वैल्यू सही होगा। उसका बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ चुका है। जैसे मैं आपको शुरू से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी आर टू इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़। देखो यहाँ उठ के क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ दिस इज़ द वैल्यू एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल कांस्टेंट। अब किस फंडामेंटल कांस्टेंट का ये वैल्यू है, तो अब इसको करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी का वैल्यू आना चाहिए। राइट, मैं आपको बोल रहा हूँ वो वैल्यू टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम देगा वो। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 4/10⁻⁻7 नहीं है, इट्स 8.85। आर इन्फिनिटी नो, ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास बचता है म्यू नॉट। और म्यू नॉट का आप देख सकते हो पीछे हमारे पास, मैंने आपको म्यू नॉट का करवा के रखा है कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है परमिबिलिटी का, इट्स 4/10⁻⁻7। तो अगर हमें वो टेबल्स क्लियर होंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हम तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ हम मूव करते हैं, हमारा आगे बेसिक मैथ्स का है। तो मैं इससे पहले आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ, एक समरी देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या करा है। तो अभी तक हमने बेसिक फिजिक्स कवर करा है, उसमें क्या क्या कवर करा, यूनिट्स कवर करा। उसके बाद हमने फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू कवर करें। उसके बाद हमने कवर करा सम प्रीफिक्सेस जो कि यूज़ होते हैं जनरली फिजिक्स में इन द क्वेश्चंस की, जिसको अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम ये 3 चीज़ कवर कर चुके हैं। अब ये 3 चीज़ कवर करने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी टेबल्स हैं, टेबल्स का वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए, जो यूनिट्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा इन द एग्ज़ाम्स। आप मेरे को सीरियसली लो आप, और आप उस टेबल को ध्यान में रखो। इसके साथ साथ हम मूव करते हैं आगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हो कि फिजिक्स सॉल्व करने के लिए मैथ्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स, कैलकुलस पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आप विदाउट मैथ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप बोलो तो कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देखो, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू ट्रैवल 24 मीटर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको काइनेमेटिक्स में नहीं घुसूंगा, मैं आपके लिए वो कंफ्यूजिंग नहीं करूँगा। बट इसका देखो, इसका ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका एक इक्वेशन, इट इज़ S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT²। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा t वेरिएबल के साथ जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफ़ आई डोंट नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आई कांट, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फिजिक्स के, बट इफ़ आई डोंट नो कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करूं, मैं आंसर तक नहीं पहुंचूंगा और मैं अपना मार्क्स गवा बैठूंगा। तो उस टाइम पे हमारे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्लियर है तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको बस एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, ये आपको क्लियर होगा बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है हमारे पास, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहाँ आपको क्लियर है कि x क्या है, x इज़ वेरिएबल। अब देखो बात है ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ए क्या है। ए है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आप ध्यान में रखना कि जहाँ भी ए है, व्हाट डज इट मीन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब b क्या है? b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब c क्या है? c है हमारे पास जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो हमें क्लियर है ना कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। व्हाट इज़ a? a इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ b? b इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड c, व्हाट इज़ c? c इज़ कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसका कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। व्हाट इज़ a b c? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c। तो ये हमारे पास एक क्लियर होगा कि जनरल फॉर्म होता क्या। अब देखो, जनरल फॉर्म अगर हमारे पास क्लियर है तो उसके बाद हम फोकस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास स्प्लिट वाइज मेथड। स्प्लिट वाइज मेथड मैं आपको क्लियर करता हूँ। सेकंड हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला। लाइक दो तरीके हैं। एक है स्प्लिट वाइज मेथड जिससे यूज़ करके आप रूट्स तक पहुँच सकते हो। सेकंड इज़ डायरेक्ट फार्मूला। अब आप फार्मूला यूज़ करके जब आप रूट्स निकालोगे तो वो आपके लिए ईजी पड़ता है। लाइक स्प्लिट वाइज आप हर एक जगह नहीं अप्लाई कर सकते हो, बट डायरेक्ट फार्मूला कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो आप डायरेक्ट फार्मूला का वहाँ बेनिफिट होता है। तो लेकिन आपको दोनों सिखाऊंगा, लाइक जो आपके लिए इजी पड़े आप उसका यूज़ करो। तो पहले हम फोकस करते हैं कि स्प्लिट वाइज मेथड पे पहले हम फोकस करने का कोशिश करते हैं। स्प्लिट वाइज मेथड में हम देखें तो पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -15 इक्वल 0। अब इसमें आप देखो, इसमें जो है हम देखेंगे कि व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b, व्हाट इज़ c। पहले हम वो लिखने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ a इक्वल्स 1 है हमारे पास, b इक्वल्स 2 है हमारे पास एंड c इक्वल्स -15 हमारे पास। तो ये हमारे पास एक क्लियर है, बट ये चीज़ अभी हमें नेसेसिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम स्प्लिट वाइज मेथड में करते क्या है। स्प्लिट वाइज मेथड का बेसिक सेंस क्या है, आप आंख बंद करके सुनो आप, कि इसका बेसिक सेंस ये है कि जो x का टर्म है, जो मिडिल टर्म है, उसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि उसको डिफरेंस या ऐड करके हमें जो पहले वाला टर्म था वो हमें मिल जाएगा। एंड जो स्प्लिट करे हुए पार्ट्स हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे जो पहले वाला टर्म था वो टर्म आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो स्प्लिट करेंगे उन पार्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखो। अब देखो, अब हम ट्राई करते हैं 2x। अब हम 2x को कैसे हम ये करें कि हमें एडिशन करके 2x मिले, दो टर्म का ऐड या फिर मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करके, और कैसे स्प्लिट करें कि उनका प्रोडक्ट हम जब लें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट हमें मिले। देखो 2x हमने कैसे करा, हमने करा 5x माइनस 3x। 5x माइनस 3x करा हमने, तब हमें 2x मिल रहा। अब देखो 5x इंटू 3x करने पर हमें क्या मिल रहा? 5x एक मिनट इंटू 3x, तो हमें क्या मिल रहा? हमें मिल रहा है 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर हमें मिला। अब हम फोकस करते हैं। अब हम किस पे फोकस करेंगे? दैट इज़ a इंटू सी पे। a इंटू सी पे जब हम फोकस करेंगे और इसको हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास a क्या है? हमारे पास 1a है, और जब हम c लेंगे दैट इज़ -15, तो हमारे पास कितना आया? इट इज़ -15, और 5x माइनस 3x करने पे हमारे पास आएगा -15। देखो -15 एंड -15 सेम हो गया ना। तो मैं यही बोल रहा था कि इसका प्रोडक्ट इस तरीके से लेना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अब इस पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं? इस पॉइंट के बाद हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कहाँ से लेते हैं? दो टर्म एक साथ, दो टर्म एक साथ। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक साथ ले रहे हैं, जिसमें कि x हमने कॉमन लिया। x कॉमन लेने पे हमें क्या बचा? x प्लस 5।
x+5 हमारे पास बचा। उसके बाद हमने -3x और -15 में से क्या कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया। अब इसमें से हमें क्या बचा, x+5 बचा। अब x+5 बचने के बाद हमारा दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ x+5 हमारे पास कॉमन है। तो x+5 हमने साइड करके लिख लिया। x+5 साइड लिखने करने के बाद क्या क्या बचता है, डेट इज़ x बचता है, -3 बचता है। अब x और -3 को हम एक साथ क्लब करके लिखेंगे, x-3 इधर। अब x-3 और x+5 को बोलते क्या है, x-3 और x+5 को फैक्टर बोलेंगे। और ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से। इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या मिलेगा, x-3 को हम इक्वेट करते हैं 0 से तो हमें क्या मिला, x=3 मिला, x=3 मिला, डेट इज़ x=3। अब हम करेंगे x+5 को इक्वेट करेंगे विद 0, तो वो इक्वेट करने पे डेट इज़ x+5 = 0। x इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा -5, x इक्वल्स -5। तो देखा कि स्प्लिट वाइज मेथड यूज़ करके इट्स टू इजी कि आप रूट्स निकाल लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं इसे एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसका मिडिल टर्म को हमको कंसीडर करना है, मिडिल टर्म कंसीडर करना है, उसके बाद उसको स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि उसका एडिशन करके हमें जो पहले जो टर्म था वो टर्म हमें मिल जाए, और जो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो हमको इस तरीके से स्प्लिट करने के बाद हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद दो फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हम वैल्यू लिखेंगे। ये क्लियर होने के बाद हम मूव करते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे कि लाइक डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके हम कर सकते हैं लाइक दिस। डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स -b प्लस -b² -4ac। अब देखो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। अब आई नो कि इट्स क्लियर टू यू कि b क्या है, इट्स क्लियर टू यू कि a क्या है, इट्स क्लियर टू यू कि c क्या है। ये तीन आपके लिए क्लियर है। ये तीन क्लियर होने के बाद कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में। ये तीन क्लियर होने के बाद आपको बस इतना करना है कि वैल्यू पुट करना है एंड यू गॉट योर आंसर। देखो अब इसी वाले इक्वेशन को हम कंसीडर करें, x² + 2x - 15 = 0। अब a = 1 है इधर, b = 2 है, c = -15 है। मैंने यहाँ ही करवा के आपको दे दिया है। a = 1 है, b = 2 है, c = -15 है। अब उस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। देखो x इक्वल्स -2 प्लस -2 कहाँ से आया, -b फॉर्मूले में है तो -2 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b² डेट इज़ 4 -4ac डेट इज़ 4, a का वैल्यू इज़ 1, c का वैल्यू इज़ -15। इसके बाद अपॉन 2a, और 2a की जगह क्या है हमारे पास 1, 2 हो गया, डेट इज़ 2 × 1, ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम आगे मूव करें तो -2 प्लस -64 आ जाता है, उसके बाद 2 हो जाता है। अब इस पॉइंट पे आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ दिस प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस है क्या, प्लस माइनस है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस माइनस में हम बोले तो कि प्लस डिनोट करता है, प्लस माइनस डिनोट करता है दो सॉल्यूशंस को। लाइक x जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमें ये क्लियर है कि, एक मिनट, तो हमें ये क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं। दो सॉल्यूशन बोले तो x का एक सॉल्यूशन होगा, x का दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो व्हाट दिस प्लस माइनस डू, प्लस माइनस यही करता है कि दो सॉल्यूशन हमारे पास प्रोवाइड करता है। कैसे दो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, लाइक दिस। जब हम सेम इक्वेशन लिखेंगे -2 तो एक बार हम लेंगे -2 प्लस 64/2, एंड जब दूसरी बार लिखेंगे तब हम लिखेंगे -2 माइनस 64/2। देखो करा ना हमने, x1 जब हमने लिखा तो -2 प्लस √64/2 करा है।
जब हमने x2 लिया तो -2 माइनस √64 करा, तो आप देख रहे हो प्लस एक सॉल्यूशन दे रहा माइनस दूसरा सॉल्यूशन दे रहा है, तो x1 और x2 का सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगा डेट इज़ 3 एंड डेट इज़ -5, और दिस इज द सेम वैल्यू वी गॉट थ्रू स्प्लिट वाइज मेथड, इसके थ्रू हमें सेम वैल्यू मिली है। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि आप देखो, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला है डेट इज़ x इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a। हमें अगर ये क्लियर है तो नो बडी कैन स्टॉप अस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वर्ल्ड। हमें बस ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कुछ रिमार्क्स की कि जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पता कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा। बाय सेइंग नेचर, नेचर का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं कि नेचर, नेचर का मतलब है रियल, रियल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। लाइक किसी चीज़ की नेचर की बात करते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर ये है, तुम सही बोलते हो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम डिसऑनेस्ट हो। लाइक उसी तरीके से सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो हमें बताता है क्या, वो हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि उसका नेचर क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, उसका सॉल्यूशन का। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है विद द हेल्प ऑफ b² -4ac। b² -4ac जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक तरीका मिल जाता है टू डिसाइड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो b² -4ac जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा तब रूट्स आर रियल, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। एज वेल एज मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा, जब b² -4ac ग्रेटर भी रहे और इक्वल भी रहे 0 के, तब रूट्स इक्वल भी होंगे। लाइक अगर x इक्वल्स 3 आ रहा है, x1 इक्वल्स 3 आ रहा है, तो x2 इक्वल्स भी 3 ही होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखो, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा इट मीन्स द सॉल्यूशन आर रियल एंड इक्वल। x1 इक्वल्स 3, x1 अगर 3 है तो x2 भी हमारा 3 ही होगा। तो इसमें आप ये चीज़ का ध्यान में रखो, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कि जब b² -4ac डेट इज डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स हमारा रियल है। b² -4ac जब लेस देन 0 है रूट्स आर इमेजनरी, मतलब नॉन रियल रूट्स हैं, जो कि रियल नंबर्स नहीं है, कुछ नॉन रियल रूट्स हैं। b² -4ac जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहे तो उस टाइम रूट्स हमारा इक्वल भी होगा, बस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सिर्फ ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल होगा। आगे मूव करते हैं हम। आगे मूव करने पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला करने से पहले हम देखते हैं, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट टाइप्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -2 √3x -22 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें बताना है कि रूट्स कैसा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या काम करता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे नेचर बताता है कि नेचर क्या है रूट्स का। तो यहाँ हम किस चीज़ का हेल्प लेंगे, यहाँ हम लेंगे हेल्प नेचर का, यहाँ हम लेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट का टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है उसमें इक्वेशन में हमारा जो हम a का वैल्यू है, a का वैल्यू इज़ 1, b का वैल्यू क्या हमारे पास, b का वैल्यू इज़ -2 √3 एंड जो c है हमारे पास, c का वैल्यू इज़ -22। ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम इससे रूट्स फाइंड करना है, रूट्स का नेचर d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, d बोले तो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, इट्स b² -4ac
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम रूट्स पता चलेगा हमें। अब यहाँ हमारे पास b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू इज़ -2√3 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू इज़ 1 एंड c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू इज़ -22। अब इधर देखो, अब इसका वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 88 विच मेक्स इट 100। अब 100 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, 100 इज़ ग्रेटर देन 0, 100 इज़ ग्रेटर देन 0 हमें क्या बताता है कि रूट्स आर रियल। देखो तो एक चीज़ हमारा क्लियर है कि रूट्स आर रियल। अब हम पता करते हैं कि रूट्स इक्वल हैं कि नहीं है। रूट्स इक्वल होने का मैंने आपको बताया था कि रूट्स इक्वल होने के लिए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट एट दिस पॉइंट रूट यहाँ जो है वो इक्वल्स नहीं है। अब रूट इक्वल नहीं है 0 के, तो इस पॉइंट पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा अनइक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स नहीं होंगे। तो हम ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इमेजनरी। इमेजनरी तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा रूट्स पॉसिबल है और वो भी रियल रूट्स पॉसिबल है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकंड पे आए तो रियल, सॉरी यहाँ ये गलत है, स्पेलिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ जो हमारा स्पेलिंग होगा डेट इज़ इट्स सेइंग कि रेशनल है कि नहीं, रेशनल एंड सेम यहाँ पे भी है मिस्टेक, तो आप समझ जाओ कि रेशनल है यहाँ पे। सेकंड बोल रहा हमारा कि रियल है, रेशनल है, इक्वल है, बट हमने देखा कि इक्वल होने के लिए इट शुड बी इक्वल्स टू 0, नहीं है, सो रॉन्ग। उसके बाद देखो रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी अनइक्वल है, रियल ऑप्शन 4 में भी है, ऑप्शन 3 में भी है। अब डिसाइड कौन करेगा, अब डिसाइड करेगा इरेशनल और रेशनल। इरेशनल और इरेशनल की बात करें, जो हमारे इक्वेशन में कोई भी इरेशनल टर्म हो जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो भी इरेशनल होगा। और इरेशनल होने का मैं आपको दिखाऊं कहाँ है इरेशनल, हमारे पास है 2√3x। इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि हम फ्रैक्शन में दिखा पाए बट 2√3 को नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि हमारा इक्वेशन में ऑलरेडी इरेशनल टर्म आ चुका है। इरेशनल टर्म आ चुका है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में भी इरेशनल टर्म होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेट इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन की द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -2√3x -22, इसका जो होगा। तो हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट कितना वैल्यू करता है, कितना वैल्यू रखता है टू डिसाइड द नेचर ऑफ एनी रूट्स। इसके बाद हम बात करें, आगे बढ़ें, तो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पहला हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब x1 प्लस x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 x2 माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स में माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए बोले तो क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ उस जनरल टर्म पे डिपेंडेंट करता है, जनरल फॉर्म पे कि ax² प्लस bx प्लस सी, सब कुछ टोटली इस पे डिपेंडेंट कर रहा है हमारा। तो इसमें b हमें क्लियर है कि b क्या है, b इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x। अब हमें क्लियर है कि व्हाट इज a इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो जब भी हमें सम ऑफ द रूट्स पूछा जाएगा तो वी विल टेल कि माइनस बी अपॉन ए, वेयर b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारा c अपॉन ए है, c बोले तो कांस्टेंट टर्म एंड a बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो जनरली क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं, एक में आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करके करना होगा। सेकंड कुछ क्वेश्चन आता है जिनमें कि सम ऑफ द रूट्स दिए होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए होते हैं, तो आपको बोलता है कि वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हमारा एक जनरल फॉर्म होता है, तो वो जनरल फॉर्म मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म जो हमारा उसका होगा, उसका जनरल होता है डेट इज़, एक मिनट, that is x² minus sum of roots into x plus product of roots।
इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा जनरल है टर्म, जनरल जो फॉर्म है, वो इससे भी हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स दिया हो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, तो उस टाइम में हम इसका हेल्प लेके हम बेसिक जो हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारे ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज़ भी ज़रूरी है। इसके बाद हम मूव करें, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन हमारे पास एक है, दैट इज़ पी क्यू आर द रूट्स। यहाँ पे पी क्यू ना हो के इट विल बी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लाइक देखो, रूट्स जो हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो रूट्स है, एक है पी, एक क्या है रूट, एक है क्यू। दो रूट्स हमारे पास। अब हम मूव करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा रूट्स है और जो हमारा जो कॉफिशिएंट है दैट आर सेम। तो इसका हम एक चीज़ दिमाग में लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्राई कर सकते हैं कि यूज़ करके कि देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स पहले हम ट्राई करते हैं। सम ऑफ द रूट्स, एक मिनट। अब सम ऑफ रूट्स हमारा क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स को, सम ऑफ रूट्स मतलब हो गया तेरा p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू, अब हमने फॉर्मूला पर रखा है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड व्हाट इज b हेयर? b इज p, तो इट इज माइनस p। और a की जगह पे हमारे पास है कुछ भी नहीं, डेट इज़ 1, तो माइनस p हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास भी फॉर्मूला है उसके लिए भी, डेट इज़ पी क्यू इक्वल्स सी अपॉन ए। एंड व्हाट इज सी हेयर? सी इज क्यू हेयर एंड ए की वैल्यू इज़ 1। तब हम चलो, हमारे पास कितने इक्वेशन आए? हमारे पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। दो इक्वेशंस आने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, डेट इज़ पी प्लस क्यू इक्वल्स माइनस पी। तो p हमारा जाता है उस साइड और ये बनाता है माइनस पी विच मेक्स इट माइनस 2p। तो हमारा जो फर्स्ट बन गया इक्वेशन, डेट इज q इक्वल्स माइनस 2p। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा, डेट इज पी क्यू इक्वल्स क्यू। अब यहाँ डायरेक्टली देखने से लग ही रहा है कि जो हमारा क्यू कैंसिल होगा एंड p विल बी इक्वल्स टू 1। अब p इक्वल्स 1 का, इसका यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ? इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, और इससे हमें q का वैल्यू क्या मिलेगा? इससे हमें q का वैल्यू मिलेगा -2। तो p का वैल्यू इज़ 1 एंड q का वैल्यू इज़ -2। हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शंस में जाने के बाद हमें p का वैल्यू 1 कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा और कहीं नहीं दिख रहा। तो हम डायरेक्टली मार्क करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर्स। अब क्या बोल रहा है? रूट्स का हमें मानना होगा। तो चलो देखते हैं। तो रूट्स के लिए हम क्या करेंगे? रूट्स के लिए हम देखो, पहला रूट हम मानते हैं कि देखो रूट्स हमारे पास दो रूट्स होंगे, इट्स नोन। पहला को मानते हैं ए। अब क्या बोल रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स अदर रूट। तो अगर हमारा फर्स्ट रूट इज ए तो सेकेंड रूट हमारा सॉल्यूशन होगा डेट इज 6a ऑफकोर्स। तो हमारे पास एक रूट हो गया ए, दूसरा हो गया 6a। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डेट इज पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रूट्स हैं। अब हम इस रूट्स का यूज़ करके, यूजिंग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज़ करके हम p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इतना हिंट देने के बाद आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और आप ट्राई करो और देखो कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं। दैट इज़ क्योंकि इस
पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप थ्योरी कर रहे हो सही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। तो अभी आप इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि एक रूट होगा ए, दूसरा रूट होगा 6 से। आप इसका यूज़ करके आप आराम से फाइंड कर सकते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में आई वॉन्ट टेल यू द इक्वेशन और द कॉन्सेप्ट की कैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा, क्योंकि वो आपके लिए फिर वो हेक्टिक हो जाएगा। फिर आपने अभी तक नहीं करा है वो, तो मैं आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सॉल्व करो और देखो कि फिजिक्स के अगर क्वेश्चन अगर ऐसे उठ के आएंगे एंड इफ़ यू नो हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, उसके बाद आप आराम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसका अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे s इक्वल्स हो जाएगा u व्हाट इज़ u इज़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 5t प्लस हाफ एंड व्हाट इज़ एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t स्क्वायर। और हमारे पास s की जो वैल्यू है, हमारे पास s की वैल्यू है इट इज़ 24 इक्वल्स 5t प्लस t स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ये जो है ये एक इक्वेशन बना और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आराम से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लोगैरिथम पे मूव करने से पहले मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने करा था आपको जनरल फॉर्म करवाया, आपको सेकेंड मैंने जनरल फॉर्म का एक्सप्लेन करा आपको क्या कॉफिशिएंट होते हैं, व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c। उसके बाद हमने देखा कि सॉल्व कैसे करेंगे यूजिंग 2 मेथड, स्प्लिट वाइज मेथड एंड डायरेक्ट फार्मूला। उसके बाद हमने करा कि जो 2 फार्मूले हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं और दोनों वो देखकर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखकर आपको इक्वेशन भी पूछा जा सकता है। तो आप वो दोनों सिनेरियो में आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे लोगारिथम के साथ। लोगारिथम भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मतलब उतने यूज़ में नहीं है बट हाँ इट्स द अगर आप यूज़ होने लगेगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है। तो आप अगर किससे क्लियर रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसमें हमारा जो ये वाला पार्ट है डेट इज़ log 10x इक्वल्स x, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम इसका जो एक मिनट रुक जाओ आप, इसमें इसको हम ऐसे पढ़ते हैं लाइक एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं कि log 10 5 ऐसे। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि log टू द बेस 10 5। तो जो log का बेस है वो 10 है। अब उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि log का बेस क्या होता है। log का जनरली 2 बेसिस होता है जो कॉमन यूज्ड में है, दैट इज़ 10 एंड e। आपको जो देखने को मिलेगा बस यही 2 बेसिस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 10 और e देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें इसको हम ऐसे पढ़ेंगे log टू द बेस 10 5। और इसका जो जनरल मतलब आप बहुत कंफ्यूज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हमारे पास log 10x इक्वल्स y दिया हुआ है, डेट इज़ कि log टू द बेस 10 x का जो वैल्यू है वो y है। अब इसको हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे लाइक दिस। इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे कि ये जो बेस है हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा विथ y। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ पावर में जाएगा, डेट इज़ 10 टू द पावर y। 10 के पावर y में जाने के बाद जो इसका राइट हैंड साइड में बनेगा डेट इज़ x। जिस नंबर की हम वैल्यू निकाल रहे थे उसका जो पावर में, जब 10 के पावर में जो सॉल्यूशन जाएगा उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो हम x ऐसे लिखेंगे। हम ये बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद हम ये देखेंगे कि लाइक कोई भी एग्जांपल हो हमारे पास तो उसका जो वैल्यू जो आएगा, लाइक मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट दिखाता हूँ। लाइक log की वैल्यू आप ले लो 2 और इसका 8 का आप निकालो तो इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू मान लो आपके पास दिया हुआ है कि इसका वैल्यू इज़ x दिया हुआ है। तो आप क्या, मैंने आपको क्या बोला इक्वेशन में करने को, इससे आप वर्टिकली आप इसे ले जाओगे उस साइड में। वर्टिकली ले जाके क्या करोगे, 2 के पावर में आप किसे डालोगे, 2 के पावर में आप डालोगे x और इक्वल्स टू में क्या कर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो नंबर आएगा जिसका कि हमने
लॉग निकालने की कोशिश करी है। तो अब हमें पता है कि 2 का पावर 3 इज़ 8, तो x इज़ व्हाट, x इज़ 8, x इज़ 3। x इज़ 3 आने पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लॉग की जो लॉग टू द बेस 2 की जो वैल्यू होगी 8 की, डेट इज़ 3। तो हम इस इक्वेशन का बहुत अच्छे से हेल्प लेके हम कर सकते हैं यूज़ टू फाइंड लॉग ऑफ एनीथिंग, लॉग वैल्यू ऑफ एनीथिंग। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला विल बी डन लेटर, क्योंकि ये मैं बताऊंगा अच्छे से, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड हमारे पास लॉग में प्रोडक्ट में है m एंड n। अब देखो प्रोडक्ट में जो भी चीज़ है डेट इज़ m इंटू एन है हमारे पास। m इंटू एन होने के केस में जो लॉग इसके साथ क्या है, लॉग इसके साथ एक ही साथ बाहर में है लॉग। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के टाइम में जो लॉग हमारे पास है वो हम m के साथ अलग लिखेंगे, लॉग जो है वो हम n के साथ अलग लिखेंगे। एंड एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के टाइम में द साइन विल बी पॉजिटिव साइन, तो इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा डेट इज़ पॉजिटिव साइन आएगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर जैसे 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये करने से क्या होता है, ये करने से हमें छोटे लॉग का वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बड़े लॉग्स का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा ये एक फॉर्मूला हो गया जिसका कि हमें पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद सिमिलरली है लॉग डिवीज़न में है m अपॉन n। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम करने को कर सकते हैं कि यहाँ जो इसका डिवीज़न में आ गया n, इसके डिवीज़न में n आने से क्या हो गया कि हम सेम उसी तरीके से करेंगे, लाइक लॉग m को अलग से लिखेंगे, लॉग n अलग से लिखेंगे। बट व्हेन देयर इज़ अ डिवीज़न, जब भी डिवीज़न होगा तो उस टाइम में जब दो जो साइन होगा डैट साइन विल बी अ नेगेटिव साइन, डैट साइन विल बी अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइन है इसके बदले कौन सा साइन आएगा, इसके बदले साइन आएगा हमारे पास नेगेटिव साइन। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो बड़े नंबर होते हैं उनका हम लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं बाय नोइंग उससे छोटे नंबर्स का वैल्यू का। उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है डैट इज़ लॉग किसी भी नंबर का जिसका कि एक कोई पावर है। पावर रहने पे क्या होगा, पावर रहने पे हम सिंपली क्या करेंगे, पावर रहने पे हम करेंगे कि जो पावर होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या पावर है, यहाँ पे हमारा पावर है डेट इज़ n है हमारा यहाँ पे पावर में। तो इस n को हमने उठा के रख दिया इसके सामने। हमने क्या करा, जो पावर था उसे हम उठा के ले आए लॉग के सामने। देखो तो क्या हुआ, जो हमारा लॉग पावर में था वो n सामने आ गया और जो लॉग m है वो लॉग m रह गया। उसके बाद जो हमारे पास है डेट इज़ लॉग टू द बेस em इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द पावर लॉग टू द बेस 10m। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो बेस मैंने आपको बताया ना कि बेस e एंड 10 ये जनरली यूज होते हैं। अब हमको e से 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ व्हाट, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ केमिस्ट्री में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, एज वेल एज फिजिक्स में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि बेस e है लेकिन बेस 10 ले जाना है, तो हम कैसे ले जाएंगे, 2.303 को मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे। तो ये चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सेलेक्टेड वंस हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज़ लॉग। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन करना होगा, आई थिंक डेट इज़ रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। दैट इज़ पहला पॉइंट हमारे पास लॉग टू द बेस b1 इक्वल 0। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई भी बेस में हो, दैट इज़ लॉग के बेस में 2 हो, 3 हो,
4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वैल्यू अगर 1 है, जिस वैल्यू का हम निकाल रहे हैं, जिस नंबर का निकाल रहे हैं लॉग, तो हमेशा उसका आंसर विल बी 0। लाइक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये ध्यान में होना ही चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो हमें 1 का जब भी वैल्यू आएगा इट विल ऑलवेज बी 0। सेकेंड थिंग इज कि जब लॉग का बेस और जिस वैल्यू जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों जब सेम हो जाएंगे तो उस टाइम जो लॉग का वैल्यू होगा डेट विल ऑलवेज बी 1। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि लॉग जब उसका पावर जब उसका बेस 10 होता है, जब हम 10 निकालते हैं तो इट इज़ 1। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ जो बेस में जो नंबर है और जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं इज़ द सेम। सेम होने पे क्या हुआ, जो हमारे पास आंसर है डेट इज़ 1। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखें, डेट इज़ log 2 एंड log 3। ये दोनों जो ये दो आपको याद करने हैं, ये लाइक इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड हैं, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जितने फॉर्मूला मैंने यहाँ करवाया है ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप इनका यूज़ करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई इक्वेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किसी नंबर का आपको लॉग निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है log टू द बेस 3 इंटू 10। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि log का जनरली जो आपको बेस देखने को मिलेगा डैट इज़ e और 10। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस इज़ 3, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 3 हमारा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि log बेस 10 6। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बड़े नंबर है, उनका यूज़ उनको हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक वाओ, लाइक हाउ। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब क्या हुआ, ये 2 इंटू 3 प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे इसको, लाइक log 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 प्रोडक्ट में आ गया। अब इसको मैंने कैसे सिखाया आपको सॉल्व करने को, इसको हम सॉल्व करेंगे लाइक ऐसे कि log 2 का अलग से लिखो, log 3 का अलग से लिखो, और जब भी प्रोडक्ट होगा तो कौन सा साइन आएगा, डेट इज़ ऐड का साइन आएगा, एडिशन का साइन आएगा। तो एडिशन का साइन जब आएगा तो वी नो, मैंने आपको अभी तुरंत बोला है कि log 2 एंड log 3 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो आपको जब ये वैल्यू याद रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप करना कि मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, कि आप क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। द कैलकुलेशन पार्ट इज़ ऑन यू। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है यू कैन कमेंट, तो मैं आपको उस टाइम हेल्प करूँगा, बट आप अपने एंड से आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है log टू द बेस 10 5/3। अब इसमें क्या है, इसमें है आपको दिख गया होगा, जैसे मैंने आपको करवाया है आपको दिख गया होगा कि इसमें है क्या। इसमें है डिवीज़न बोले तो 5 डिवाइडेड बाई 3। अब 5 डिवाइडेड बाई 3 के साथ में बाहर में है log, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम अलग अलग लिखना है पहले तो, दैट इज़ log 5 एंड log 3। log 5 एंड log 3 में, और जब भी डिवीज़न होता है तो कौन सा साइन होता है, डिवीज़न होने पे निगेटिव का साइन होता है। अब निगेटिव का साइन होने में देखो, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, निगेटिव का साइन आएगा तो आप log 5 की वैल्यू फाइंड करोगे। अब log 5 की वैल्यू आपको जनरली आपको क्वेश्चंस पे दी होती है। log 2 एंड log 3 का आपको पता होना चाहिए, log 5 तक आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बट अगर नहीं भी है तो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप log 5 की वैल्यू पुट करोगे, log 3 की वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल सब्ट्रैक्ट टू गेट द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नंबर का हम log निकाल रहे हैं उसके पावर में है कुछ। अब पावर में कुछ, तो इससे याद करो कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो पावर होता है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, ये पावर उठ के आएगा log के सामने में।
लाइक हाउ, लाइक 2 सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे कैसे लिखेंगे आप बताओ मुझे। 2 log 10 बेस 10 इसका 10। अब देखो 2 log 10 है, अब बेस इसका 10 है, डेट इज़ 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। लाइक देखो 10 स्क्वायर सुनने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है, बट हाँ हमने कैसे करा, हमने इसको सिंप्लीफाई करा, हमने इसको छोटे पार्ट में करा, जो पावर था पावर को हम सामने ले गए, फिर हमने log 10 का वैल्यू हमें पता है तो उससे हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो है, इसमें मैंने आपको बोला ना कि log 3 जो बेस 3 है वो अनकॉमन है, वो जनरली यूज़ नहीं होता है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें बेस चेंज करना होगा। लाइक बेस चेंज कैसे करेंगे, जैसे देखिए log 3 है और 10 है, अब हमें इसे या तो log e बेस e में ले जाना है, log 10 में ले जाना है, इट्स अपॉन यू। तो हम पहले इसे log 10 बेस में ले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि log बेस a b, तो इसको हमें अगर किसी और बेस में ले जाना है तो इसके लिए उस बेस का नाम मान लो कि उस बेस का नाम है c, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको b का log निकालेंगे और डिनोमिनेटर में विथ बेस c लिखेंगे a, जो कि हमारा प्रायर जो हमारा बेस था वो। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी बेस को चेंज कर सकते हैं विथ द बेस दैट वी वांट, जो हमारे लिए इजी रहेगा। तो log 3 को हम कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, log बेस 3 है और हमारे पास 10 है, सॉरी हमारे पास 10 है, तो हमें log बेस 10 में ले जाना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ 3। तो हम इसका यूज़ करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक log 10 का वैल्यू वी नो इट इज़ 1 एंड log 10 बेस 10 3 का हमने अभी तुरंत करवाया आपको, डेट इज़ 0.47, तो 0.47 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इससे हम सीखते हैं कि बेस कैसे चेंज करते हैं हम। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास पहले बोले तो एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है जो कि लाइक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। लाइक ए से अगर वो शुरू हो रहा है तो a प्लस डी या तो फिर a माइनस डी। लाइक 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे है। अब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। 2 से 3 जा रहे हैं कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। 3 से जा रहे हैं 4, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अब हम 5 से 4 आ रहे हैं कितना का डिफरेंस, -1 का डिफरेंस। 4 से 3 आ रहे हैं कितना का डिफरेंस, -1 का डिफरेंस। 3 से 2 जा रहे हैं -1 का डिफरेंस। तो इट्स अपॉन यू कि आप एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, बट जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्रायर वाले टर्म से कनेक्टेड होता है बाय सम रिलेशन, और उस रिलेशन को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कि एक नॉर्मल एक कॉमन चीज़ होता है, एक कॉमन डिजिट, एक कॉमन वैल्यू होता है जिससे कि वो या तो घटता है नेक्स्ट वैल्यू या तो फिर बढ़ता है। तो हमारे पास a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। इसमें क्या हो रहा है, पहला हमारा a था, दूसरा हमारा a प्लस डी हुआ, तीसरा हमारा क्या हुआ, तीसरा हमारा a प्लस डी हुआ, डेट इज़ a प्लस 2d। फिर हमारा चौथा क्या हुआ, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो हमारे पास 3d आया, तो a प्लस 3d। तो हम क्या देख रहे हैं कि a हमारा बोलेंगे फर्स्ट टर्म, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिस नंबर से हम आगे जा रहे हैं अपने सीरीज़ में। उसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या है एंड nth टर्म क्या है। तो उससे पहले हम nth टर्म पे फोकस करें तो nth टर्म क्या है हमारे पास। nth टर्म में हम ये कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज़ अगर हमारे पास दिया हुआ, अगर उसका हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्लियर है, उसका हमारा कॉमन डिफरेंस क्लियर है, तो उसका हम कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं। लाइक हाउ, जैसे देखो कि हमें a5 पता करना है हमें, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है डेट इज़ a, फिर उसके बाद कौन से टर्म में फाइंड करना, फिफ्थ, तो 5 - 1 एक टर्म पीछे d, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 4d। अब हमारे पास अगर a का वैल्यू इज़ गिवन, d का वैल्यू इज़ गिवन, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि फिफ्थ टर्म क्या होने वाला है उस सीरीज़ में। सिमिलरली ऐसा ही एक फॉर्मूला है सम निकालने का। लाइक हमें कोई भी सीरीज़ दिया हुआ जिसका कि फर्स्ट टर्म पता है, उसका कि
ये कॉमन डिफरेंस पता है। अब हमें पता करना है कि उसका सम क्या है। उसका सम पता करने के लिए हमसे पूछा जाएगा कि 3 टर्म्स का कितना सम है, 3 टर्म्स तक का, 4 टर्म्स तक का, 5 टर्म्स तक का। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स जितना तक हमें निकालना होगा डेट इज़ आवर एन, वो हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, डेट इज़ n/2। उसके बाद जो 2a जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस n-1। n बोले तो जिस टर्म तक हमें सम निकालना था, यहाँ मान लो हमें 5th टर्म तक निकालना है, जैसे मैंने बोला कि 5th टर्म तक, तो हमें 5th टर्म तक निकालना था, तो 5 - 1d डेट इज़ 2a + 4d। तो इस तरीके का यूज़ करके हम सम भी निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो nth टर्म है किसी भी सीक्वेंस का हम वो निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट आता है फॉर्मूला फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोले तो जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इसमें हमारे पास 3 फार्मूला आता है। 3 फार्मूला बोले तो पहला आता है कि जनरली नॉर्मल 1 + 2 + 3 + 4, जिसका कि हमारे पास वैल्यू है n × n + 1/2। फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ होते हैं उनका जो स्क्वायर है उनके साथ वो एक सीक्वेंस बनता है। उनका सीक्वेंस बनने पर हमारे पास फॉर्मूला आता है n × n + 1 × 2n + 1/6। जो हमारे पास तीसरा आता है डेट इज़ 1³ + 2³ + 3³ डेट इज़ पावर में हमारा 3 जा रहा है, तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डेट इज़ n × n + 1/2। तो हमारे पास 3 फार्मूला है। ये 3 फार्मूला मोस्ट रिपीटेटिव फार्मूला है, फिजिक्स में भी काम आएगा आपको मैथ्स में भी ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, इवन दो केमिस्ट्री तक में आपको ये हेल्प कर सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हैं AP के। तो AP के हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच गए हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म इज़ 2। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है डेट इज़ कॉमन डिफरेंस इज़ 3। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द 5th टर्म। तो देखो हमने अभी करवाया ना, व्हाट इज़ 5th टर्म, डेट इज़ A5। अब देखो A5 हमें दोबारा से पूछ लिया। A5 के लिए अब देखो क्या करेंगे हम, A5 के लिए हमारे पास फॉर्मूला इज ऑलरेडी हियर, इट इज़ a + 4d। अब हम लिखेंगे व्हाट, a + 4d। अब a + 4d में हम वैल्यू पुट करेंगे, इट इज़ a = 2 एंड 4d का हम करेंगे 4 × 3 डेट इज़ 12 + 2 डेट इज़ 14। तो हमारा जो टर्म हुआ, जो हमारा सीक्वेंस हुआ, उसका 5th टर्म कितना है, उसका 5th टर्म हमारा 14 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ 6 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ डेट इज़ 2 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स का पता करना। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बोले तो 1, 1 मिनट, 1 2 3, क्या हो रहा, 3 एंड 4, ये 4 टर्म्स हमारे पास। इसका सम फाइंड करना हमें। सम फाइंड करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 + 2 दैट इज़ 10। हमारे पास सम कितना आया, 10 आया। अब चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैलकुलेट करने पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रहा है इट इज़ 6। कॉमन डिफरेंस इज़ व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज़ 2 एंड कितने टर्म्स तक फाइंड करना है, इट इज़ n। तो n का वैल्यू इज़ 4। तो S4 हमारा क्या हो जाएगा, S4 हमारा हो जाएगा इट इज़ n/2 डेट इज़ 2, 2a + n-1/2, 1 - 1 × d that is 2 × 6 plus n-1 that is 3 into d, d is what, d is 2। तो अब हम इससे फाइंड करेंगे 2 × 12 plus 6 that is 2 × 18 that is 36। तो हमारा सम ऑफ 4 टर्म्स क्या आ गया, हमारा 4 टर्म्स आ गया 36। 6 + 8 14, 14 + 2 इज़ व्हाट 6। हमारा एक टर्म हुआ। सेकंड हमारा कितना आया, सेकंड हमारा आ गया 8, नेक्स्ट आ गया 10, नेक्स्ट आ गया 12, 12 8 20 20 10 30, 30 + 6 36। देखो सेम है ना, जो हम फॉर्मूला से करा, जो हम मैनुअली कर रहे हैं, इज़ द सेम। इसके साथ हमारा AP का यहाँ पार्ट क्लियर होता है। AP के बाद हम मूव करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास 2 जनरली फॉर्मूला है, ये उतना यूज़ नहीं है,
बट आप इसका यूज़ करके कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो, लाइक 1 + x, लाइक किसी भी नंबर ऐसे 100 का कुछ फाइंड करना, आपको 100 का स्क्वायर ही फाइंड करना, तो ऐसे ईजी है। बट जैसे 99 का स्क्वायर फाइंड करना, अब इसे कैसे फाइंड करोगे आप, तो इसे आप फाइंड करोगे 100 - 1 का होल स्क्वायर करके, ऐसे आप फाइंड करोगे। तो लाइक इसी तरीके से अगर 3 रहे, लाइक इसी तरह 4 हो जाए, 5 हो जाए पावर में, 6 हो जाए पावर में, 7 हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको काम देगा कि जैसे आप इसका जो फॉर्मेट है, ये आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। 1 + nx n × n-1/2 + n × n-1 n-2/6। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा, ये चीज़ आपको याद में रहना चाहिए। तो आपको जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बाइनोमियल थ्योरम का। तो इसमें एक है हमारे पास 9.9 का स्क्वायर। 9.9 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 - 0.1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने जाएं तो वी ऑलरेडी नो कि a - b का होल स्क्वायर पे ये बेस्ड हो जाएगा, इट इज़ 10 स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर -2 × 10.1। अब इसको हम सॉल्व करें, डेट इज़ 100 प्लस 0.01 -2, तो इट विल कम आउट 98.01। और बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन 97 है, सेकंड 93, थर्ड 98, फोर्थ 95, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 98.01। उसके बाद बाइनोमियल के बाद हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमारे पास सेम है, एपी की तरह है। लाइक एपी में क्या, एपी में हमारा क्या था, ए था, a + d था, a + 2d था, और इस तरीके से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे थे। बट जीपी में क्या होता है, a होता है, a के बाद a × r हो जाता है, a × r² हो जाता है। लाइक यहाँ अगर डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न हो रहा है, तो दो चीज़ हो रहा है। तो AP एंड GP आर कॉमन, द डिफरेंस इज कि AP में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है विद द नेक्स्ट टर्म एंड द प्रायर टर्म, बट GP में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म में या तो प्रोडक्ट या तो मल्टीप्लाई होगा या तो फिर डिवाइड होगा। तो इसमें D को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस, और इसमें हम बोलेंगे R को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। R हमारा क्या हो जाता है, R हमारा हो जाता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो के बाद हम देखें कि इसमें भी सेम फॉर्मूलेज हैं कि लाइक nth टर्म फाइंड करना, लाइक कोई भी जीपी का सीक्वेंस तुम्हारे पास दिया हुआ है, अब उसमें बोल रहा है कि आपको कि उसका एक सीक्वेंस, मतलब पूरे सीक्वेंस में आप एक टर्म बताओ उसका, जो कि टर्म मतलब आपको चाहिए। तो जैसे कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ए 5th टर्म जैसे हमने एपी में करा था, अब हम जीपी में करते हैं। जीपी में करने में क्या है कि ए फर्स्ट टर्म लेंगे इंटू आर, जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इसका पावर में आ जाएगा n-1, तो व्हाट विल बी a × r⁴। तो आप ये देखो कि जैसे हमने एपी में करा था, तो लाइक जीपी में भी सेम है, बट द फॉर्मूला इज डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो a × r इट इज़ कॉमन रेशियो, n का पावर -1, इट इज़, ये बहुत ही नॉर्मल है कि a × r का पावर 4। ये हमारा पार्ट क्लियर हुआ कि लाइक कोई भी हमें टर्म फाइंड करना होगा जीपी में तो हम इससे नॉर्मली कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स में देखें, सम ऑफ एन टर्म्स में सेम सिमिलरिटी है जीपी में, जैसे कि हम कोई भी टर्म तक हम फाइंड कर सकते हैं सम किसी भी सीक्वेंस में जो कि एपी है। इसी तरह जीपी में क्या है कि एसएन है, फॉर्मूला ऑफ कोर्स डिफरेंट, a × 1 - r का पावर n, व्हाट इज r हियर, व्हाट r इज कॉमन रेशियो, व्हाट इज a हियर, a इज फर्स्ट टर्म, एंड जिस टर्म तक हमें प्रोडक्ट या सम निकालना है वो हमारा n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में डेट इज़ 1 - r। अब यहीं जीपी में क्या होता है ना, जीपी में लाइक मल्टीप्लाई होते जाओ, तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी। अब इनफाइनाइट टर्म्स तक कोई कैलकुलेट करने जा नहीं रहा, तो वी हैव एन फॉर्मूला फॉर डैट, और वो फॉर्मूला हमारा s ∞ = a/1 - r, और ये फॉर्मूला हम उस टाइम में अप्लाई करेंगे जब हमारा r का वैल्यू विल बी लेस देन 1। जब हमारा r का वैल्यू विल बी लेस देन 1, तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेट इज़ s ∞ = 1 a/1 - r। हम ये वाला फॉर्मूला का
यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इनफाइनाइट टर्म्स का वैल्यू आराम से, इसका सम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जीपी का, लाइक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक जीपी गिवन है, डेट इज़ इसका ए, डेट इज़ फर्स्ट जिसका टर्म है डेट इज़ 1 है। कॉमन रेशियो इज़ आर इक्वल्स 1/2। लाइक क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 1/2 हो गया, तो 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ। तो ए हमें मिल गया, आर हमें मिल गया। अब हमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना है। तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पे आर तो ऑलरेडी लेस देन 1 है ही, तो हम करेंगे ए का वैल्यू 1 माइनस 1/2 और इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, डेट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी इज 2। इसके बाद हमारा ट्रिगो स्टार्ट होता है। ट्रिगो में मैं आपको बोलूँगा कि आप कंसंट्रेट होकर आप ध्यान दो, आप 10 मिनट्स दो, मैं ट्रिगो को आराम से आपको समझाता हूँ कि पॉइंट्स आपका क्लियर करता हूँ, जिससे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री अगर कोई भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में आपको दिखे तो आप उससे डरो मत, आप टैकल करो, आप उसे सॉल्व करो। आपको हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे कि आप वो सॉल्व कर पाओ। देखो, तो ट्रिगो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल के साथ। द फर्स्ट थिंग जो कि आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज़ एंगल क्लियर होना चाहिए। देखो, तो एंगल जब हम डिनोट करते हैं तो एंगल को दो चीज़ों से डिनोट करते हैं, एक होता है डिग्री, दूसरा होता है हमारे पास रेडियन। डिग्री इज वन थिंग, रेडियन इज अनदर थिंग। डिग्री एंड रेडियन, एंड वी हैव अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दैट इज 1 रेडियन। रेडियन को हम शॉर्ट फॉर्म में रैड लिखते हैं, और 1 रैड इक्वल्स 180 डिग्री अपॉन पाई। ये हमारे पास जो रिलेशन है इसका यूज़ करके हम कभी भी रेडियन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम डिग्री में ला सकते हैं, डिग्री में जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इजी हो जाता है। और कुछ कॉमन है, जैसे 2 पाई रेडियन है। जब भी 2 पाई आपको देखने को मिलेगा आप समझ जाना कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट 360 डिग्री। जब भी पाई रेडियन आपको देखने को मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि इट इज़ 180 डिग्री। पाई मतलब ये नहीं कि 22/7 और 3.14, पाई मतलब 180 डिग्री। व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स, उसका 1 रेडियन का जो मैंने आपको रिलेशन बताया वही रिलेशन है इधर कि 180 डिग्री अपॉन पाई, एंड 1 रेडियन का वैल्यू इज 57.3 डिग्री। डेट इज़ लाइक लिस्ट यूज्ड, बट स्टिल आप इसको आप दिमाग में रखो कि 1 रेडियन का जो वैल्यू है डेट इज़ 57.3 डिग्री। अब यहाँ में साइड में एक फिगर दिया हुआ है कि लाइक ये क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट्स बोले तो लाइक कोई भी स्पेस, कोई भी लाइक आप देख रहे हो या ये एक एयर का स्पेस है। इस एयर के स्पेस को भी हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक द वर्टिकल वन एंड द हॉरिजेंटल वन। अब इसको डिवाइड करने से वी विल हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4, और अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। लाइक इसी तरीके से इस फिगर में जो हमारे पास है इसको हम, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, डेट इज़ हॉरिजेंटल वन। अब देखो इसमें जो हमारा है डेट इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें अब आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल अबाउट 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है हमारा 90 टू 180 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑल अबाउट 90 टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट 180 टू 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल जो हमारे बीच का एंगल आएगा वो होगा 180 से 270 के बीच में। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा लास्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें जो एंगल के साथ हम डील करते हैं वो एंगल होता है 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360 डिग्री। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, लाइक एग्जाम्पल हमारे पास कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस। लाइक 30 डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी मतलब हमने देखा है फॉर्मूला, हमने देखा है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अब हमें एंगल दिया हुआ है तो हम सेम रिलेशन को हम उल्टा करके हम लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 डिग्री इक्वल्स टू
1 डिग्री इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि ये पाई अपॉन 180 डिग्री, डेट इज़ पाई अपॉन 1। तो हमें 30 दिया हुआ है, तो इसकी हमारा रेडियन हो जाएगा। डेट इज़ 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 30 डिग्री हमारे पास, तो अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो सकता है, तो 1 इंटू 30 जब हम डिग्री करेंगे तो पाई इंटू 180 इंटू 30 रेडियन नहीं होगा। तो वही चीज़ हम डील कर रहे हैं, 30 इंटू 6, तो पाई बाई 6 रेडियन जो हमारा है, ये हमारा हो गया आंसर, पाई बाई 6 रेडियन। जब भी हमारे पास बस एक रिलेशन तुमको बस ध्यान में रखना है, डेट इज़ 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, सिंपल। 1 फिर उसी को तुम उल्टा करके तुम कर सकते हो, डेट इज़ 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डेट इज़ 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये तुम कर सकते हो। लाइक ये सेकेंड वाला एग्जांपल मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये तुम प्रैक्टिस करो। इसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है एंड हमें रिलेशन पता है, उस रिलेशन को लगाओ और आंसर निकालो। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रिगो में बस एक चीज़ आता है, डेट इज़ वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि जो हमारा राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो इसके बगल में होता है इसे बोलते हैं बेस, जो हमारे पास जिस एंगल का जो हम साइन कॉस या टैन निकालते हैं उसके जो अपोजिट में होगा, उसके अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट में जो है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाइपोटेनस। जो जिस एंगल का हम निकाल रहे हैं, इस एंगल का हम निकाल रहे हैं साइन या ट्रिगो वैल्यू कुछ भी, तो इसका जो अपोजिट ये वाला साइड है ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट साइड होगा जिस एंगल का उसको बोलेंगे बेस। तब हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 3 की बात करेंगे हम, 3 से हमारा जितना भी इन्वर्स इनका वैल्यू हमें आराम से पता चल जाएगा। लाइक देखो, साइन थीटा फर्स्टली है, कॉस थीटा एंड देन टैन थीटा। और मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेकर भी आया हूँ कि ट्रिक से तुम्हें बहुत ही जल्दी याद रहेगा। अब देखो साइन क्या है, साइन इज़ ऑल अबाउट कि ये वाला जो एंगल है उसका अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो एंगल जिस एंगल का हम निकालते हैं साइन या कॉस या टैन, उसके जो अपोजिट जो भी रहता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। एडजेसेंट साइड जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। तो हमारा जो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स क्या है, तो परपेंडिकुलर साइड हमारा क्या है, परपेंडिकुलर साइड इज़ हमारा बी सी एंड व्हाट इज़ आवर बेस इज़ आवर ए बी। तो दो चीज़ है हमारा, sin theta equals perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular upon base, tan theta perpendicular upon base और sin theta ये hypotenuse में सॉरी यहाँ ये चीज़ मिसिंग होगी, सॉरी बेस न लेके हाइपोटेनस होगा, सॉरी। तो sin theta equals BC upon AC, that is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base। तो ये 3 चीज़ हमें क्लियर होगा तो हम इसके बाद cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा तीनों आराम से निकाल सकते हैं बाय जस्ट रिवर्सिंग। लाइक sin थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो व्हाट विल बी cos थीटा, cos थीटा विल बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक में हम बोलते हैं कि पहली बार मिलोगे हे हेलो बोलोगे। लाइक इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग इन द वर्ल्ड कि आप किसी से मिलते हो, आप किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, आप इंट्रो करते हो, लाइक हैंडशेक करते हो या कुछ भी करते हो। तो जब भी आप पहली बार मिलोगे आप हे हेलो बोलोगे। ये जो 6 वर्ड्स है, आप 6 वर्ड्स को ध्यान रखो। लाइक फर्स्ट जो अपर लेवल पे है वो आप देखो कि पहली बार मिलोगे, सेकेंड में रखो हे हेलो बोलोगे। तो पहली बार पढ़ोगे या फिर मिलोगे, दोनों में से कुछ भी, हे हेलो बोलोगे। पढ़ोगे हम जनरली यूज़ करेंगे क्योंकि मतलब पढ़ोगे मीन्स
तुम टॉपिक के साथ भी तुम्हारा एक इंट्रो ही हो रहा है कि तुम टॉपिक के साथ तुम इंट्रो कर रहे हो कि हाँ भाई तेरे तेरा तेरा ये पार्ट है, तेरा ये तेरा मतलब है। तो एक तरीके से तुम्हारा इंट्रो ही हो रहा है कि पहली बार तुम मिल रहे हो उस टॉपिक से, तो पहली बार पढ़ोगे हे हेलो बोलोगे। तो इसको तुम अगर एक सीरीज़ में याद रखो, तो सीरीज़ में तुम याद रख के तुम कर सकते हो कि पहली बार मिल पढ़ोगे हे हेलो बोलोगे, तो पहली और हे को तुम एक बॉक्स में डालो, बार और हेलो को तुम एक बॉक्स में डालो, एंड पढ़ोगे बोलोगे को तुम एक बॉक्स में डालो। तो इससे क्या निकल रहा है हमारे पास, पहली और हे का फर्स्ट लेटर क्या है, पी एंड एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड इज बी अपॉन एस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड थर्ड इज पी अपॉन बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हम देखें तो फॉर्मूला में हमारे पास कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है एंड कॉट थीटा है, तीन चीज़ें हैं। कॉसेक थीटा जनरली दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, तो मैंने आपको बोला ही कि साइन थीटा को अगर हमारे पास पता है तो हम कॉसेक थीटा को रिवर्स करके पता कर सकते हैं। कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा निकल जाएगा। कॉट थीटा निकालने के लिए टेन थीटा पता होना चाहिए, टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा निकल जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इज बेस अपॉन 1 मिनट यहाँ ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये अगर हम ये इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर हमें ये तीन क्लियर है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसे रिवर्स करके हम निकाल सकते हैं। अब बात करें ट्रिगो टेबल की, तो ट्रिगो टेबल में हमारे पास 0 से 360 डिग्री तक है। तो आप आज तक आपने जहाँ भी देखा होगा टेबल, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि 90 डिग्री तक लोग रखते हैं टेबल को, 0 से 90 डिग्री के बीच में। बट हमारा क्या है कि हम आपको 360 डिग्री तक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन फंसाते हैं आपको कि 360 डिग्री कॉस 360 डिग्री क्या होगा, साइन 360 डिग्री क्या होगा। साइन 360 डिग्री को ना लिखे वो 2 पाई लिखते हैं, मतलब फिजिक्स में जनरली 2 पाई लिखेंगे, वो 360 डिग्री नहीं लिखेंगे। बट ये आपको मैथ्स में भी काम आएगा। लाइक 360 डिग्री अगर का वैल्यू अगर आपको साइन कॉस टैन कुछ भी पता करना तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें देखो ऐसे साइन 0 डिग्री में साइन का वैल्यू इज 0, साइन का वैल्यू इज 0, 30 डिग्री पे इट्स 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 3√3/2, साइन 90 पे 1, साइन 90 पे इसका वैल्यू हो जा रहा है 1। और इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ का ये कर सकते हो कि जो एक्स एक्सिस होता है, आप एक्स एक्सिस को आप कॉस मान के चलो, जो y एक्सिस होता है y एक्सिस को आप साइन मान के चलो। अब देखो कॉस का जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, बट स्टिल कॉस का कुछ वैल्यू है, दैट इज़ 1। बट साइन का जब 0 यहाँ पे जब होगा, जब यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा, तो साइन का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, साइन का परपेंडिकुलर में वैल्यू है, नॉट इन हॉरिजेंटल है। तो जब 0 डिग्री है तो साइन का वैल्यू विल बी 0। जब 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री जब होता है तो वो हॉरिजेंटल लाइन पे ही 0 डिग्री रहता है। और हॉरिजेंटल लाइन किसका है, कॉस का है। हॉरिजेंटल लाइन कॉस का 0 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन पे, तो कॉस 0 का वैल्यू विल बी 1। साइन 0 पे साइन का एक्सिस है y एक्सिस, बट 0 डिग्री कौन से एक्सिस पे रहता है, x एक्सिस पे, तो देयर इज़ नो रिलेशन। तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 होगा, कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होगा। सिमिलरली जब 90 का हम निकालते हैं तो 90 में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर साइन 0 का वैल्यू 0 तो साइन 90 का वैल्यू विल बी 1। साइन 0 कॉस 0 का वैल्यू अगर 1 है तो कॉस 90 का वैल्यू विल बी 0। तो हम इससे एक चीज़ को याद रख सकते हैं। टैन की बात करें तो टैन इज़ ऑल अबाउट साइन अपॉन कॉस। तो अगर आपको साइन और कॉस का अगर आपको याद है तो आप टैन का निकाल सकते हो। टैन का निकाल लोगे आप, उसके बाद आप कॉसेक का आराम से निकाल सकते हो बाय जस्ट रिवर्सिंग 1 अपॉन साइन। सेक का निकालना हो आप 1 अपॉन कॉस निकाल सकते हो। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको साइन और कॉस अच्छे से याद रखो। साइन 360 डिग्री इक्वल्स टू 0 क्यों है, अब आप ये मुझे एक्सप्लेन करो
साइन 360 डिग्री इक्वल्स क्यों 0 है, क्योंकि साइन का मैंने क्या बताया आपको कि साइन का एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। जब 360 डिग्री हम कब आते हैं, 360 डिग्री हम जब पूरा घूम लेते हैं तब हम आते हैं 360 डिग्री पे। लाइक मैंने यहाँ दिखाया ना आपको, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ पे आए। जब हमने घूम लिया उसके बाद हम आ रहे हैं 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है हॉरिजेंटल एक्सिस पे। हॉरिजेंटल एक्सिस साइन का है ही नहीं, देयर इज़ नो रिलेशन नहीं है। तो साइन 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। साइन 180 सिमिलरली हॉरिजेंटल एक्सिस पे आता है तो उसका साइन से कोई रिलेशन है नहीं, तो क्या वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। बट जब भी ये एंगल्स एक्स एक्सिस पे आएंगे, एक्स एक्सिस का रिलेशन किससे है, कॉस से है। तो जब भी ये एंगल्स आएंगे तो जो वैल्यू होगा कॉस 180 डिग्री, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि निगेटिव साइड जाएगा तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू विल बी -1, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू विल बी 1। और अगर हमें ये साइन और कॉस का वैल्यू अगर हमारे पास क्लियर होगा, हमारे दिमाग में अगर बैठा हुआ होगा, तो टैन कॉसेक सेक कॉट हम आराम से निकाल सकते हैं। बस अभी के टाइम में तुम ये दोनों चीज़ों को तुम ध्यान में रखो तुम। उसके बाद हम मूव करें तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स का है कि लाइक क्वाड्रेंट्स जो हैं, ये होता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता हमारे पास सेकंड, ये होता हमारे पास थर्ड, ये होता हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हमारे पास। अब 4 क्वाड्रेंट्स में क्या है ना कि देयर इज़ अ सर्टेन रूल कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। लाइक कॉस जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस विल बी पॉजिटिव। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा ऑल साइन कॉस थीटा पॉजिटिव। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा साइन पॉजिटिव होता है। और हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा टैन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए हम कर सकते हैं एक चीज़, डेट इज़ कास्ट, CAST कास्ट, जो कि आजकल राहुल गांधी से आप इसे रिलेट कर सकते हो। कास्ट को आप राहुल गांधी से रिलेट करो, कास्ट सेंसस। देखो कास्ट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कास्ट के लिए आप शुरू कर सकते हो कॉस से। लाइक सी फॉर कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस जाएगा ए, उसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, ये देखो हम मूव कर रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो सी कास्ट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे ऑल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा टैन पॉजिटिव होगा। तो CAST हमें ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा क्वांटिटी, कौन सा ट्रिगो आइडेंटिटी कौन सा पॉजिटिव हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि C इज़ फॉर फोर्थ, A इज़ फॉर 1, S इज़ फॉर 2 एंड T इज़ फॉर 3। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले आपको ध्यान में होना चाहिए। लाइक ये तो बेसिक वन है, ये तो आपको याद होगा ही होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको ये क्लियर होगा। तो ये तीन क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सारे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के बाद एक पॉइंट पे ये आपको बनेगा, तो आपको ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, तब डायरेक्टली उसको 1 लिख के आ सकते हो। सेकंड हमारे पास है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आप इसका यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तुम्हारे पास 3 है, 3 बेसिक हमें याद होना चाहिए। साइन A प्लस माइनस B, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि साइन की बात है। लाइक देखो जब हम साइन A प्लस B लिखेंगे तो टर्म्स हमारे पास सेम होने वाले हैं कि साइन A कॉस B, कॉस A साइन B। बट जब हम साइन A प्लस B की बात करेंगे तो प्लस साइन अगर का बात करेंगे तो प्लस साइन की बात करेंगे, अगर हम माइनस साइन की बात करेंगे तो माइनस साइन की बात करेंगे। लाइक ये ऊपर नीचे ये मेंशन्ड है खुद से। जब हम cos A प्लस माइनस B की बात करेंगे तो टर्म्स विल बी सेम, डैट इज cos A cos B एंड sin A sin B। बट जब cos A प्लस B की बात करेंगे तो प्लस अगर हम बात करेंगे तो माइनस हमारा साइन होगा, और जब हम माइनस की बात करेंगे cos A माइनस B की तो हमारा जो साइन होगा वो हमारा प्लस का साइन होगा। दैट इज cos A माइनस B का जो हमारा फॉर्मूला होगा डैट विल बी cos A cos B माइनस sin A sin B। फिर हम मूव करते हैं tan A प्लस माइनस B पे। तो tan A tan B की जब हम बात करेंगे तो tan A tan B में जब हम प्लस की बात करेंगे तो प्लस लिखेंगे,
जब हम माइनस की बात करेंगे तो माइनस लिखेंगे। सिमिलरली जब हम प्लस की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम देखें कि प्लस की बात करने पे हमें माइनस लिखना पड़ रहा है। डेट इज़, इसका मैं आपको लिख देता हूँ, डेट इज़ tan a प्लस b जब हम लिखेंगे तो इट विल बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसकी हम ये चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए। जब हम प्लस की बात करेंगे तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आएगा और न्यूमरेटर में हमारा प्लस रहेगा, और जब माइनस आएगा तो वो ये रिवर्स हो जाता है। साइन 2 है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसको मार्क करके रख लो कि ये आएगा ही आएगा, यूज़ होगा ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब भी साइन 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा इसका ये। उसके बाद बात करें इस वाले फॉर्मूले की, जिसमें cos 2a की है। cos 2a इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, क्योंकि cos 2a की तीन फॉर्मूला इज़ पॉसिबल। तो जब 3 फॉर्मूले पॉसिबल होते हैं तो क्वेश्चन मेकर्स को बहुत सारे मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं कोई टू क्रिएट द क्वेश्चन। हमारे पास ये तीनों क्लियर होना चाहिए। डेट इज़ cos 2a इक्वल्स cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये 3 हमें क्लियर होना चाहिए, 3 हमें याद होना चाहिए। tan 2a कभी कभी काम आता है तो आप इसे भी याद रखो। sin 3 थीटा इज़ नॉट दैट मच यूज, cos 3 थीटा इज़ नॉट दैट मच यूज, बट आई विल सजेस्ट कि ये तीनों जो ये जो पांचों फार्मूला है ये आप दिमाग में रखो, और बाकी जितना भी इस पेज का जो फार्मूला है एंड ये दो फार्मूला आप अपने पेपर में लिख के, आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ आपका स्टडी प्लेस है वहाँ आप चिपका दो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साइन लॉ कोसाइन लॉ की बात अभी नहीं करते हैं। साइन थीटा, यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल की बात है। देखो इन सब पॉइंट पे जब हम देखें, जो एंगल है हमारा, जो फर्स्ट में जो एंगल है इट इज़ वेरी स्मॉल, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा। तो जब हमारा थीटा इज़ ऑलमोस्ट 0, तो उस केस में जो हमारा थीटा जब 0 हो जाता है तो हम साइन थीटा को डायरेक्टली हम थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर 0 हो रहा है तो मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो रहा है। tan 2 थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, और tan 2 थीटा को अगर हम थीटा लिख सकते हैं तो हम साइन थीटा इक्वल्स tan थीटा हो जाएगा। इन विच केस जब हमारा जो थीटा रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो जब थीटा बहुत स्मॉल रहेगा तब साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा हम लिख सकते हैं, और साइन थीटा इक्वल्स डायरेक्टली हम थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 4 थीटा। इसको साइन 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक साइन 2 इंटू 2 थीटा। लाइक आप सोचो, लाइक 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा। अब ये कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आप पीछे आओ, मैंने आपको यहाँ दिखाया कि साइन 2a में 3 स्टार्स हैं। क्यों 3 स्टार्स? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आते हैं, रिपीटेड हैं ये। तो इसमें हम यूज़ करेंगे साइन 2 थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज़ 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको हम लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को हम लिखेंगे, कॉस थीटा को बाहर ही लिखेंगे। तो लाइक देखो, साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो ये कितना मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। साइन 2 थीटा को आपको
फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये वाली की बात करें तो ये वाला भी मैंने आपको करवा के रखा है। लाइक आपको अभी मैंने करवाया था एक क्वेश्चन, डेट इज cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख लो यहाँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यहाँ पे। तो हम इसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा को, दैट इज़ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x। 1 से 1 विल बी कैंसल्ड और 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, दैट इज़ कैंसिल करने पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, हमारा 1 वैल्यू आ जाएगा। तो लाइक जब क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स करने का, कॉम्प्लिकेट करने का क्वेश्चन का, बट हमें उसमें फंसना नहीं है। हमें अगर फॉर्मूला याद है, हमें अगर दिमाग में सेट है, इसलिए मैंने बोला आपको कि जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आप एक रूटीन की जगह आप रूटीन के बगल में आप लगा के रख लो कि क्या क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसमें जो टर्म फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ, जहाँ मैंने आपको 3 स्टार करवाया कि cos 2a का वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा। तो इसी जगह पे इसी का वैल्यू यूज़, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे और मैं उसे चेक करूँगा, और जिनका सही होगा मैं कमेंट पे लाइक करूँगा। और जो ये क्वेश्चन का हिंट मैंने दिया है आप इसका यूज़ करो, आपसे ज़रूर आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का था। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं, इसमें टोटली हमने 20 क्वेश्चंस कर रखा है। और ये 20 क्वेश्चंस वही थे जो कि आपको बहुत काम आएगा WBJ एग्ज़ाम के थ्रू। आप जब उस टाइम जब क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करोगे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें बहुत ही हेल्प में आएंगी। और ये जितने भी 20 क्वेश्चन थे सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको सीरियसली लो, आप इनको दोबारा से सॉल्व करो। और जितने भी हमने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं आप उनको बहुत ही सीरियसली लेके आप उन्हें सॉल्व करो। आप ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएं। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने को दिया है वो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। हम वो आंसर आपका देखेंगे और सही आंसर्स को हम लाइक करेंगे। और इसके साथ थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने अपना टाइम दिया है। आज हमने बेसिक मैथ्स में लॉग तक, ये ट्रिगो तक हमने कवर करा है। बट जब हमारा नेक्स्ट जब हम वीडियो करेंगे उसमें हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा डिफरेंशिएशन से लेके हमें ये फॉर्मूला सीट तक कंप्लीट करना है, और ये हम कंप्लीट करेंगे। उसका आप टेंशन मत लो, टाइम से वीडियो आएंगी, टाइम से आप वीडियो देखते जाओ, आप अपना थ्योरी करते जाओ। आपका जो भी है आपसे, अब जो आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो, प्रिपरेशन में जो भी कमी रही है उसको अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उसे पूरा करो और एक अच्छा सिक्योर करो कॉलेज आप WBJ एग्ज़ाम के थ्रू। मेरा यही टू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने टाइम का यूज़ करो। थैंक यू।